व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रेमो। आज एक अमेजिंग कंपनी की स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ AT&T के बारे में। क्या है ये AT&T? आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जैसे इंडिया में आप सब जानते होंगे जियो आज की डेट में मार्केट लीडर बन के बैठ रखा है। अगर वहीं एशिया की बात करें तो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एशिया की है NTT कम्युनिकेशन, जो कि जापान की कंपनी है। और वहीं अगर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो है आज की डेट में AT&T कम्युनिकेशन, जो कि अमेरिका की कंपनी है। ये इतनी पावरफुल कंपनी बन गई थी एक टाइम में अमेरिका की कि इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये जो चाहे वो कर सकते थे, यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए भी आना पड़ा। अभी आगे हम इस जबरदस्त कंपनी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजीज और माइंडसेट ये रखते थे। एक टाइम पे पूरे खत्म भी होने वाले थे, कैसे इन्होंने दोबारा राइज करा, कैसे इन्होंने पूरी मोनोपोली क्रिएट करी मार्केट में। इससे पहले आप कुछ फैक्ट समझिए। 1983 में कंपनी फाउंड हुई, कुछ 40 साल के आसपास कंपनी को हो गए। देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गए और सफल भी हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का नाम लेके बैठ रखे हैं। आज की डेट में अमेरिका में सबसे अच्छा और तेज 5G नेटवर्क इनका है। फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज के हिसाब से AT&T ने 9th पोजीशन अचीव करी है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में भी हमेशा दुनिया भर के टॉप 10 कंपनीज में रहते हैं। दुनिया के सबसे फास्ट इंटरनेट सर्विस और बेस्ट वॉइस कॉलिंग फीचर्स भी आज की डेट में AT&T प्रोवाइड करवा रहा है। 50 से भी ज्यादा देशों में ये एंट्री ले चुके हैं। फिक्स टेलीफोन जो होते हैं अब तो बहुत कम यूज होते हैं, शायद आपके घर में भी यूज होते होंगे। वो सबसे ज्यादा दुनिया भर में इनके कंपनी के बिकते थे। सबसे ज्यादा DTH भी इनके चलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। आज की डेट में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोडक्शन और मीडिया कंपनी द वार्नर मीडिया, इनके ऑनर भी यही है। फिर HBO, कार्टून नेटवर्क, CNN और भी ऐसी कई बड़ी कंपनी के ऑनर भी यही है। तो आप समझ ही गए होंगे ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि पूरा एक एम्पायर है। अच्छा, अब आपको ले चलते हैं उनके हिस्ट्री के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अमेरिका की ऐसी चुनी हुई कंपनियों में से एक टाइम पे इनकी सक्सेस से इनका फेलियर बनते जा रहा था। आज आप बहुत कुछ नया लेके जाएंगे इनकी सक्सेस स्टोरी से, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। इस कंपनी के फाउंडर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। आपको पता होगा इन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। इन्होंने कंपनी शुरू करी द बेल टेलीफोन कंपनी के नाम से, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने नाम पे रखी थी। 1885 में ये कंपनी सिर्फ टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड कराती थी। एक तरह से इन्होंने पेटेंट करा लेते ये इन्वेंशन। 1885 से लेकर 1982 तक सिर्फ अमेरिका में इनकी सर्विस अवेलेबल थी। अमेरिका में फोन सर्विस का मतलब समझ लो कि बेल कंपनी का नाम बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन का इन्वेंट तो कर लिया था, पर वो वर्क करता था बहुत छोटे एरिया के लिए, जैसे कि एक घर से दूसरे पड़ोसी घर में बात करने के लिए। मतलब यानी लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस अवेलेबल नहीं थी कि अगर कॉल अमेरिका के दूसरे स्टेट्स में या दूसरी सिटीज में करना है तो उसके लिए कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लोन उठा लिया था गवर्नमेंट से और एक और कंपनी चालू करते हैं ये। तो इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कंपनी भी शुरू करी, जहां पर अमेरिका की दूसरी सिटीज में या स्टेट्स में भी इजिली बात कर सकते थे। जिसके बाद में इन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज करके अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी रखी, यानी AT&T। बहुत जल्द AT&T कॉर्पोरेशन बैकबोन हो गई थी बेल कंपनी की, और इसके बावजूद कि इनके पेटेंट एक्सपायर्ड हो गए थे, फिर भी AT&T कॉर्पोरेशन सिर्फ एक ही कंपनी थी यूएसए में जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करवा रही थी उस टाइम। आज भी कई मीडिया में कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बेल कंपनी का एक बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका को जिताने में, क्योंकि एक्शन टेकन और स्ट्रेटेजी फटाफट इंप्लीमेंट हो रही थी टेलीफोन सर्विसेज के हेल्प से। फिर इन्होंने नासा की बहुत बड़ी हेल्प करी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाने में, जिसकी वजह से आज टीवी वगैरह चलते हैं। इसके बाद इस कंपनी का और भी कई बड़े इन्वेंशन में हाथ रहा, जैसे कि फैक्स मशीन, आंसरिंग मशीन, फिर मॉडम, फिर ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने वाले थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी अमेरिकन मार्केट में अच्छा खासा हाथ फैला लेता। 1980s में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन गई थी वर्ल्ड की। पर इन्होंने एक दिक्कत कर दी यहाँ पर कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मतलब अगर टेलीफोन कंपनी की बात हो रही है तो सिर्फ AT&T का नाम यूज होना चाहिए और कोई दूसरी कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गया था AT&T का कंपनी का नाम। तो इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूएस गवर्नमेंट आई बीच में। आपको पता होगा अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट लॉ है, जिसमें यूएस गवर्नमेंट कोई भी कंपनी की मोनोपोली नहीं बनने देती किसी भी इंडस्ट्री में। यूएस गवर्नमेंट ने इनके सामने डील रखी कि देखो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप दूसरे को मार्केट में घुसने दे रहे हो अपने पैसों के दम पर। अब या तो सिर्फ आप फोन इंडस्ट्री में रहे और इसमें ही बिजनेस करें, और अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में भी एंटर करना चाहते हैं और वहां भी अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो आपको AT&T कंपनी को 7 बेबी कंपनीज में बांटना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि कंपनी के कई सारे पार्ट में बांटना पड़ेगा। पर अब इन्हें और इंडस्ट्री में भी, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर फील्ड में भी एंटर करना था। इन्हें पता था कि यहाँ पर अगला बूम आने वाला बहुत तगड़ा। तो ये दूसरे ऑप्शन के साथ गए और कंपनी को 7 पार्ट में बांट दिया, जिसको फेमसली कहा जाता है बेबी बेल कंपनीज। इन 7 कंपनीज में ये बांटे गए थे, जिसको बाद में दूसरी बड़ी कंपनीज ने खरीद लिया था, जैसे कि बेल एटलांटिक और नैनस को वेरिजोन ने खरीद लिया। और मजे की बात तो यह है कि वेरिजोन सबसे बड़ा राइवल है AT&T का, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है ये। तो यही उस टाइम यूएस गवर्नमेंट का प्लान था कि इनकी राइवल कंपनीज भी आए और मोनोपोली ना रहे मार्केट में। तो यहाँ पर AT&T को ये डील बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, और ये डील आज तक इनको चुभती रहती है। अमेरिका में AT&T और वेरिजोन में सेम कटथ्रोट कंपटीशन रहता है, जैसे इंडिया में एयरटेल और जियो में रहता है। तो AT&T के छोटे छोटे पार्ट सब दूसरी कंपनीज खरीदते जा रही थी। इनके पास एमरीटेक, पैसिफिक टेलसिस और SPC बचा था बस, और इन तीनों को मिला के AT&T का एक नया वर्जन फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा वीक हो गए थे,
कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्जे में चले गए थे, इसलिए इन्होंने कंपनीज के पार्ट्स को बेचना पड़ा। कुछ कहते हैं कि एटीएनटी को और दूसरी इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड करना था, इसलिए इनको पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने अपने पार्ट्स को बेचा। खैर, अब एटीएनटी का और ज्यादा बुरा टाइम शुरू हो गया था। इनको किसी तरह पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसना था। इनको पता था कि अगला बूम भाई यहाँ पर है। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में एंट्री ली एक एनसीआर कंपनी को खरीद के, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में बिजनेस करते थे। पर यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। इनकी मेन टेलीफोन सर्विस जो बिजनेस था इनका, उसके भी शेयर बहुत ज्यादा डाउन होते चले गए, क्योंकि स्मार्टफोन्स की वजह से टेलीफोन्स का यूज बहुत कम होता चला गया। देखते देखते टेलीफोन सर्विस भी इनकी बंद हो गई। इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड इंडस्ट्री में भी एंट्री ली, तो वहां भी ये नहीं चल पाए। बाद में इन्होंने ये सिटी बैंक को बेच दिया। ये अपॉर्चुनिटी तो हर मार्केट में अच्छी तरीके से देख ले रहे थे, और उस नई अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के चक्कर में ये अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जिसमें ये एक्सपर्ट थे ऑलरेडी, उसमें ये फोकस कम करते चले जा रहे थे, जो कि अगेन बहुत बड़ी गलती हुई इनसे। अच्छा, एटीएनटी इतने ज्यादा वीक हो गई थी कि इन्होंने सारे दूसरे बिजनेस बंद कर दिए अपने, और फिर इन्होंने सिर्फ फोकस किया एटीएनटी वायरलेस, या जिसे हम टेलीकॉम सर्विस भी कह सकते हैं, फिर एटीएनटी ब्रॉडबैंड, एटीएनटी बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। तो एक तरह से पूरी नई कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया और सारे पुराने बिजनेस बंद कर दिए गए। 1983 में पूरी एक तरह से नई एटीएनटी कंपनी बन के आई। इसके बाद 10 से 15 साल इन्होंने बहुत लिमिटेड एरिया में बिजनेस करा। कहाँ एक टाइम पे पूरी दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज में इनका नाम आता था, और देखते देखते पीछे होते चले गए। आज भी कहा जाता है अगर एटीएनटी का इतिहास थोड़ा सा इनके फेवर में होता तो आज ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या अमेजोन जैसी कंपनी से भी बड़ी कंपनी होती। पर अब एटीएनटी के बुरे दिन खत्म होने वाले थे। 2007 में हायर करते अपने नए सीईओ रैंडल स्टीफसन को। ये ले जाते कंपनी को बहुत तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में। इन्होंने पूरी नई डायरेक्शन और एक नया विजन दिया एटीएनटी को। जहां पहले एटीएनटी को टेलीफोन कंपनी के नाम से जाना जाता था, तो आज की डेट में इसको जाना जाता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नाम से। उस टाइम डीटीएच या सैटेलाइट टेलीविजन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और केबल टीवी हटते जा रहे थे, तो इन्होंने भी इस इंडस्ट्री में एंट्री करने की सोची और एक कंपनी खरीदी, डायरेक्ट टीवी। और आज की डेट में ये इनकी बेस्ट एक्विजिशन है। डायरेक्ट टीवी आज की डेट में दुनिया भर के बेस्ट डीटीएच में जाना जाता है। फिर वार्नर मीडिया कंपनी इन्होंने खरीदी, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द टॉप फिल्म प्रोडक्शन ऑफ मीडिया कंपनी है। फिर कार्टून नेटवर्क हो गया, सीएनएन, फिर एचबीओ, और भी पता नहीं कितने सारी फेमस कंपनीज इन्होंने खरीदी है, जो कि आज की डेट में इनका अच्छा खासा पार्ट दे रही है रेवेन्यू में। और देखते देखते पूरी गिरती हुई कंपनी को बस एक नया डायरेक्शन देके इन्होंने कंपनी को दुनिया भर के टॉप 10 कंपनीज के नाम में शामिल कर दिया। आज भी कहा जाता है अगर सही टाइम पे स्टीफसन जी कंपनी को नहीं संभालते तो आज कंपनी ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो चुकी होती। आज की डेट में इनका मेन फोकस सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही है, और उसमें ये एक्सपर्टीज करते जा रहे हैं। जैसे सेम इंडिया में जियो इंटरनेट रेवोल्यूशन लेकर आया था, और फिर और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने भी सेम प्रैक्टिस फॉलो करी, तो ऐसी सेम रेवोल्यूशन एटीएनटी अमेरिका में लेकर आया था, जो आज सेम जियो सर्विस दे रहा है, जैसे कि जियो फाइबर हो गया, जियो एप्स, जियो सिनेमा, और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। ये सब इकोसिस्टम एटीएनटी ने बहुत साल पहले ही बना लिया था, और आज बस ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये थी एटीएनटी की एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ऐसी कुछ अनोखी कंपनीज की सक्सेस स्टोरी और केस स्टडीज जाननी है और भी ज्यादा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।